दोस्तों, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का जो हम सीरीज़ कर रहे थे उसमें देखा जाए साइकोलॉजी वाला पोर्शन अब हम करने जा रहे हैं। एक यूनिट हम लोग हर पार्ट का कर रहे थे। जैसे हमने आपको एंथ्रोपोलॉजी वाला करा दिया और सोशोलॉजी वाला करा दिया, अब हम लोग साइकोलॉजी का करते हैं। तो देखा जाए पहले यूनिट में आप जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का नेचर होता है और उसका डिफिनीसन होता है और उसके जो अलग अलग ब्रांचें जो वो होते हैं, कैसे स्टडी किया जाता है, वो सब दिया रहता है। तो वैसे ही यहाँ पे साइकोलॉजी में भी दिया है। तो चलिए एक एक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान। अब जैसा यहाँ नाम है मनोविज्ञान, तो आपको लग गया होगा ये जो हमारे मन का विज्ञान है उसी को स्टडी करेगा। तो जो साइकोलॉजी है साइंटिफिक डिसिप्लिन है जो व्यवहार, बिहेवियर, अनुभव, एक्सपीरियंस और मानसिक प्रक्रियाओं यानी कि मेंटल प्रोसेस का व्यवस्थित अध्ययन करता है। साइंस मीन्स व्यवस्थित अध्ययन होता ही है। तो जो साइकोलॉजी साइंस है तो वो सिस्टमेटिक स्टडी ही होगा। अब देखा जाए इसे पहले मानव विज्ञान को केवल ये इम्पॉर्टेंट है कि आत्मा, सोल, फिर मन तथा बाद में चेतना यानी कॉन्शियसनेस का विज्ञान माना गया। आधुनिक समय में इसे व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन कहा जाता है। तो अब आगे चलते हैं। आगे देखा जाए मॉडर्न डिफिनीशन यानी कि मनोविज्ञान के आधुनिक परिभाषाएं क्या हैं। इसे देखा जाए हम इस तरह से ब्रेक कर दिया जिससे आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में आसानी रहता है। तो आधुनिक मनोविज्ञान व्यक्ति के बिहेवियर, एक्सपीरियंस यानी कि व्यवहार, अनुभव, मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस, अभी हमने ऊपर यही सब बातें बताया। उसके बाद देखा जाए यहाँ पे और भी इंक्लूड कर दिया गया थिंकिंग, भावना, इमोशन, स्मृति, मेमोरी और अधिगम यानी कि लर्निंग का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी साइकोलॉजी में इसी सब का हम लोग स्टडी करेंगे। मॉडर्न डिफिनीशन यही कहता है। अब मनोविज्ञान क्या समझाता है इसके बारे में आगे दिया हुआ है कि मनोविज्ञान क्या समझाता है। तो मनोविज्ञान यह समझाता है, समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति, अब देखा यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, साइकोलॉजी में हम लोग क्या मतलब कि प्रयास करते हैं समझने का। तो सबसे पहला है कैसे सोचता है यानी कि थिंकिंग, कैसे सीखता है लर्निंग, कैसे याद रखता है मेमोरी, क्यों भूल जाता है फॉरगेटिंग, क्यों प्रेरित होता है मोटिवेशन, कैसे निर्णय लेता है डिसीजन मेकिंग, और देखा जाए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग व्यवहार क्यों करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट देखा जाए बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन यानी कि हर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग व्यवहार करता है जैसे हम ही लोग करते हैं। यानी कि हर एनिमल लगभग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेवियर शो करता है। एडवर्स कंडीशन में हो गया, नॉर्मल कंडीशन में अलग अलग यहाँ पे व्यवहार। अब इसके बाद मेजर एरिया ऑफ साइकोलॉजी की यानी कि मनोविज्ञान के मुख्य अध्ययन विषय यानी कि मेजर एरिया ऑफ साइकोलॉजी। और दोस्तों देखा जाए आपको बताना है इस तरह से आपको सही है कि जैसे मैं कलर करके उधर दे रहा था नोट्स, उस तरह से सही है। आप उसको कमेंट करके बताइएगा ये बेटर है कि वो बेटर है, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाए मेजर एरिया ऑफ साइकोलॉजी क्या है। सबसे पहला देखा जाए व्यवहार। अभी ऊपर हमने व्यवहार, अब यहाँ व्यवहार की बात क्या है, व्यवहार से आशय व्यक्ति या समूह की उन प्रक्रियाओं से है जिन्हें प्रत्यक्ष यानी कि ओवर्ट बिहेवियर या अप्रत्यक्ष यानी कि कवर्ट बिहेवियर के रूप में समझा जा सकता है। दो चीज़ें हैं यानी कि ओवर्ट और कवर्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ आता है एग्जाम्पल के रूप में, बोलना, स्पीकिंग, चलना, वॉकिंग, पढ़ना, रीडिंग, प्लेइंग हो गया, एंगर हो गया, ये सब यहाँ पे कोऑपरेशन वगैरह आता है। तो लिखना, राइटिंग और प्लेइंग हो गया, एंगर हो गया, कोऑपरेशन, ये सब इसके कैटेगरी में आता है, बिहेवियर के कैटेगरी में। आप सब बहुत परिचित हैं इससे, तो आप अपने से खुद से अंदाज़ा लगा सकते हैं साइकोलॉजी कितना इम्पोर्टेंट है। अब दूसरा देखा जाए मानसिक प्रक्रियाएं यानी कि मेंटल प्रोसेस क्या है।
अब मेंटल प्रोसेस में देखा जाए मानसिक प्रक्रियाओं एवं आंतरिक गतिविधियाँ जो व्यक्ति के मस्तिष्क में होते हैं उनमें इनमें शामिल है। मतलब जो ब्रेन में होता है, व्यक्ति क्या सोचता है दिमाग में, उस वो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इनमें शामिल है। जैसे सोचना थिंकिंग हो गया, सीखना लर्निंग हो गया, स्मरण करना रिमेम्बरिंग हो गया, भूलना हो गया फॉरगेटिंग हो गया, और ध्यान हो गया अटेंशन हो गया, और अब कह सकते हैं इसके प्रत्यक्षकरण हो गया यानी कि परसेप्शन हो गया, इमेजिनेशन हो गया कल्पना करना, और प्रेरणा मोटिवेशन हो गया, इमोशन हो गया भावना हो गया, निर्णय लेना डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद देखा जाए स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन में क्या यह महत्व करता है हमारे लिए, अगर इस कोर्स के लिए, इस मतलब हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्वास्थ्य शिक्षा यानी कि हेल्थ एजुकेशन में महत्व क्या है इसका, तो स्वास्थ्य शिक्षा में मनोविज्ञान का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। अब देखिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि व्यक्ति का स्वास्थ्य व्यवहार उसके नॉलेज, विश्वास, बिलीव, एटीट्यूड और परसेप्शन पे डिपेंड करता है। इसके साथ मोटिवेशन पे भी डिपेंड करता है। ये सब मतलब कि प्रभावित करता है चीज़ों को। ठीक, यदि व्यक्ति को सही स्वास्थ्य जानकारी यानी कि हेल्थ इन्फॉर्मेशन दी जाए तो उसे व्यवहार यानी कि बिहेवियर चेंज में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे हम लोग कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़े थे, वहाँ पे बिहेवियर चेंज वाला, तो लास्ट टॉपिक वहाँ पे बिहेवियरल चेंज वाला पार्ट है। ठीक है, अब देखा जाए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट हमें याद रखना है। जैसा देखा जाए ऐसा कुछ बहुत खास बात नहीं था, ये सब आप अगर ऑप्शन में रहे तो आप मैच कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन इस पर देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे सबसे पहला साइकोलॉजी यानी कि बिहेवियर, मेंटल प्रोसेस और एक्सपीरियंस है। और आधुनिक मनोविज्ञान साइंटिफिक स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस ही है। और मानसिक प्रक्रिया यानी कि प्रत्यक्ष से दिखाई नहीं बल्कि व्यवहार से अनुमानित होता है यानी कि इन्फर्ड होता है। स्वास्थ्य शिक्षा में व्यवहार परिवर्तन यानी बिहेवियर चेंज के लिए मनोविज्ञान अत्यंत आवश्यक है। तो हमने बोला कि यहाँ पे स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखा जाए मनोविज्ञान के बहुत सारे चीज़ें पढ़ेंगे कि अनुभव क्या है, वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा में महत्व क्या है और प्रमुख इसकी विधियाँ क्या है, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसी से क्वेश्चन आपको फंस सकता है। जो आप नहीं लगा सकते हैं उसको मतलब कि इसके मेथड से, मेथड थोड़ा सा आपको अच्छे से देखना है। तो ये हम लोग पार्ट दूसरा कर रहे हैं। अब इसमें देखा जाए सबसे पार्ट है साइकोलॉजी में सबसे पहला एक्सपीरियंसेस है, अनुभव क्या है। अब अनुभव में देखा जाए व्यक्ति की आंतरिक यानी कि इंटरनल तथा बाहरी एक्सटर्नल घटनाओं से प्राप्त मानसिक अनुभूति है। इम्पॉर्टेंट, अगर कोई पूछे एक्सपीरियंस अनुभव क्या है तो आप बता सकते हैं कि व्यक्ति के इंटरनल और एक्सटर्नल जो घटनाएं होते हैं उसका एक मानसिक अनुभूति होता है, वही क्या होता है, एक्सपीरियंस होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव उसकी परिस्थितियों, व्यक्तित्व, ज्ञान तथा भावनाओं के अनुसार अलग अलग हो सकता है। सही बात है। अब अनुभव की विशेषताएं क्या है, तो अनुभव की विशेषताएं यानी कि एक्सपीरियंसेस की विशेषता क्या है। सबसे पहला, अनुभव व्यक्तिनिष्ठ है यानी कि सब्जेक्टिव होता है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्सपीरियंस है सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, तो आप क्या बोलेंगे, सब्जेक्टिव होता है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एक ही घटना का अनुभव अलग अलग व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। अनुभव में सुख जैसे प्लेजर हो गया, दुख पेन और फेयर यानी कि भय, तनाव स्ट्रेस, होप आशा, निराशा फ्रस्ट्रेशन, सफलता सक्सेस और असफलता फेलियर जैसी भावनाएं शामिल होती हैं। अनुभव व्यक्ति के व्यवहार बिहेवियर को प्रभावित करता है। यहाँ पे देखा जाए हम नोट्स में हमेशा कुछ इंग्लिश वर्ड और हिंदी वर्ड मतलब हिंदी के साथ इंग्लिश भी लिख देते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा दोनों को जानना रहता है। कभी कभी हमें हिंदी वाला पार्ट देख के आपको नहीं लग पाता है क्वेश्चन, तो आप इंग्लिश वाला अगर उस मैटर को आप समझ रहे हैं तो आसानी से क्वेश्चन लग जाता है। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं दोनों लोगों को यानी कि इंग्लिश वाले और हिंदी वाले के लिए दोनों के लिए ये यूजफुल रहे। अब इसका देखा जाए अनुभव की विशेषताओं में इसके एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है। अब इसमें देखा जाए जैसे उदाहरण है
मंच पर बोलना किसी विद्यार्थी के लिए आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस का अनुभव हो सकता है, जबकि दूसरे के लिए यह क्या हो सकता है, फेयर का कारण बन सकता है, यानी कि भय का कारण बन सकता है। ऐसा आप देखते हैं कोई मंच पे बोलता है तो दो तरह के आपको बच्चे मिलते हैं, विद्यार्थी मिलते हैं, एक को बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, एक बहुत भयभीत रहता है। तो वही यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात, अगर एक्सपीरियंस हो जाता हो, कई बार मंच पे बोल देता है, तो वो भी क्या हो जाता है, भय से मुक्त हो जाता है, यानी कि वो भी कॉन्फिडेंस हो जाता है। ठीक, जैसे हम ही पहली बार पढ़ाएं तो बहुत मतलब कि क्या रहता है, भय रहता है, यानी कि डर रहता है, फेयर रहता है कैसे पढ़ाया जाए। लेकिन एक दो बार आपको पढ़ाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम क्लियर बोल पाते हैं या क्लियर समझा पाते हैं जो चीज़ें। ठीक, तो यहाँ पे देखा जाए मनोविज्ञान का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, यानी कि साइंटिफिक नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब देखा जाए मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक विषय यानी साइंटिफिक डिसिप्लिन है, क्योंकि यह व्यवहार, बिहेवियर, अनुभव, एक्सपीरियंस और मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन वैज्ञानिक विधियों द्वारा करता है। ठीक है, यानी कि साइंटिफिक मेथड से करता है। अब इसमें देखा जाए मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं क्या हैं, यानी कि वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक की विशेषताएं क्या हैं, और व्यवहार का यहाँ व्यवस्थित अध्ययन यानी कि सिस्टमेटिक स्टडी किया जाता है, जो रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा किया जाता है, यानी कि क्रमबद्ध रूप से दर्ज किया जाता है, जैसे आंकड़ों का विश्लेषण करना और निष्कर्ष एविडेंस के आधार पर निकालना और वेरिफिकेशन करना, सत्यापन करना, और ऑब्जेक्टिव भी अध्ययन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। अब यहाँ पे अध्ययन क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा। दूसरा, स्वास्थ्य शिक्षा में मनोविज्ञान का महत्व क्या है, तो इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी इन हेल्थ। अब हेल्थ के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो हेल्थ एजुकेशन का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि लोगों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन, बिहेवियर चेंज लाना है। एक कम्युनिटी मेडिसिन का लास्ट टॉपिक भी हो है यही आपका बिहेवियर चेंज। ठीक, तो आगे चलते हैं, मनोविज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा में क्यों आवश्यक है, यहाँ पे कुछ हम लोग चर्चा करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। ऐसा देखा जाए आपको इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं 50 मार्क का आपका इंटरव्यू है, टोटल 500 नंबर का ये पेपर होने वाला है। उसमें 450 क्या है आपको पेपर होगा, जो 150 क्वेश्चन का रहेगा, और बाकी आपको 50 मार्क का इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू वगैरह में भी ये सब आपको ध्यान रखना है। जैसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है मनोविज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा में क्यों आवश्यक है, तो आप यही सारे पॉइंट आप बोल सकते हैं, यहाँ पॉइंट के रूप में लिखा है। यह समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन से क्यों डरता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में जब कोई वैक्सीन आता है तो उससे लोग डरने लगते हैं। कुछ टाइम बाद मतलब अवेयरनेस वगैरह फैलाते हैं गवर्नमेंट या मतलब करती है, तो धीरे धीरे वो अडेप्ट हो जाते हैं, फिर आप वैक्सीनेशन से नहीं डरते हैं। तो सबसे पहला क्या है, मनोविज्ञान यहाँ पे क्या करता है, वैक्सीनेशन से डर क्यों लगता है उसका पता लगाता है। दूसरा, दवा बीच में क्यों छोड़ देता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रीटमेंट है, व्यक्ति वो दवा क्यों छोड़ देता है बीच में। कई देखा जाए आप एंटीबायोटिक ही दीजिए, डोज होता है जैसे सही हो जाते हैं, दवा को छोड़ देते हैं, तो उसको MDR हो जाए, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस वगैरह की संभावना रहता है उस पर्सन को। पोषण संबंधी सलाह यानी कि न्यूट्रिशनल एडवाइस क्यों नहीं मानता, ये भी समझने में मदद करता है। स्वच्छ हाइजीनिक का पालन क्यों नहीं करता है व्यक्ति। नशे एडिक्शन की ओर क्यों आकर्षित होता है व्यक्ति, ये भी आपको साइकोलॉजी ही स्टडी कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य सहायता यानी कि मेंटल हेल्थ सपोर्ट लेने में संकोच क्यों करता है व्यक्ति, ये सब हम लोग साइकोलॉजी से पता लगा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए उपयोगिता क्या है इसके, तो उपयोगिता यानी कि मनोविज्ञान निम्न कार्यक्रमों के अत्यंत उपयोगी है, जैसे इम्यूनाइजेशन टीकाकरण में, पोषण न्यूट्रिशन में, सैनिटेशन यानी स्वच्छता बनाए रखने में, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यानी मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ में, किशोर स्वास्थ्य एडोलसेंट हेल्थ में, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग में,
मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ, और नशा मुक्त यानी कि डी एडिक्शन में, और जीवन शैली रोगों की रोकथाम यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज प्रिवेंशन में, ये सब में आपको हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए साइकोलॉजी क्या है, ये उपयोगी है। इसके बाद देखा जाए कुछ यहाँ पे हमें WHO के अनुसार दिया गया है। जैसे WHO के अनुसार स्वास्थ्य संवर्धन यानी कि हेल्थ प्रमोशन का उद्देश्य लोगों को अपनी स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण यानी कंट्रोल प्राप्त करने तथा उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाता है। ये भी इम्पॉर्टेंट, ये WHO के अनुसार है। अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, मनोविज्ञान की प्रमुख विधियाँ क्या हैं। अभी हमने बताया, तो यहाँ पे आपको मेथड जो होगा, मेजर मेथड ऑफ साइकोलॉजी, ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो मेजर मेथड ऑफ साइकोलॉजी में मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अनेक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। और ये जो साइंटिफिक मेथड है, ये यहाँ पे मुख्य विधियाँ ये हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे विधि दिया है, ऑब्जर्वेशन मेथड, आप जानते हैं ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्व करके। दूसरा यहाँ एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि। तीसरा यहाँ पे कोरिलेशन मेथड यानी कि सहसंबंधात्मक विधि जो होता है, सर्वेक्षण भी, सर्वे मेथड भी, और मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी होता है, और केस स्टडी मेथड भी यहाँ पे अपनाया जाता है। तो सबसे पहला हम लोग ऑब्जर्वेशन मेथड को ध्यान में रखेंगे और उसके बारे में देखेंगे कैसे वो किया जाता है और साइकोलॉजी में, ठीक है। सबसे पहला देखा जाए निरीक्षण विधि यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड है। निरीक्षण विधि विज्ञान की सबसे पुरानी तथा महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विधियों में से एक है। अगर ये न लिखा रहे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जान ही रहे हैं, ये सबसे पुराने मेथड है। इसमें व्यक्ति या समूह के व्यवहार यानी कि व्यवस्थित यानी कि सिस्टमेटिक, उद्देश्यपूर्ण यानी कि पर्पजफुल और निष्पक्ष ऑब्जेक्टिव अवलोकन किया जाता है। ये यहाँ पे यानी कि सिस्टमेटिक और पर्पजफुल और ऑब्जेक्टिव अवलोकन किया जाता है। तो SPO आप याद रख सकते हैं, सिस्टमेटिक और पर्पजफुल ऑब्जेक्टिव अवलोकन किया जाता है इसमें। और वैज्ञानिक निरीक्षण की विशेषताएं भी कुछ होती हैं, उसको देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब वैज्ञानिक निरीक्षण की विशेषताएं क्या है, उद्देश्य पहले से निर्धारित यानी कि प्री प्लान्ड होता है। सबसे पहला यहाँ पे उद्देश्य क्या होगा, प्री प्लान्ड होगा। दूसरा यहाँ पे विशेष व्यवहार यानी कि स्पेसिफिक बिहेवियर का चयन किया जाता है। तीसरा पॉइंट है व्यवहार का व्यवस्थित अभिलेखन यानी कि रिकॉर्डिंग किया जाता है। बाद में डेटा का विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आपको इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है। इंटरव्यू में देखा जाए इस पार्ट से बहुत क्वेश्चन बन सकता है आपको, इसलिए हम यहाँ बार बार इंटरव्यू की बात करें। ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्टिव नहीं बन सकता, अभी हम लोग आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा में निरीक्षण विधियों के उदाहरण क्या हैं। जैसे निरीक्षण विधि में निरीक्षण द्वारा यह देखा जा सकता है कि सबसे पहला बच्चे भोजन से पहले हाथ धोते हैं या नहीं, इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए प्री प्लान्ड है, निर्धारित है क्या हम लोग, उद्देश्य क्या है हमारा। दूसरा लोग शौचालय टॉयलेट का उपयोग करते हैं या नहीं। तीसरा यहाँ पे आंगनबाड़ी में माताएं पोषण परामर्श ध्यान से सुन रही हैं या नहीं, कि मतलब कि कान में कुछ और लगाई हुई हैं। लोग मास्क या स्वच्छता नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, ये सब आपको निरीक्षण विधि द्वारा यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके बाद दूसरा निरीक्षण के प्रकार भी हैं, टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये सब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पहला यहाँ पे प्राकृतिक निरीक्षण, नेचुरल ऑब्जर्वेशन, व्यवहार को उसकी वास्तविक परिस्थिति नेचुरल सेटिंग में देखा जाता है, जैसे विद्यालय, घर, अस्पताल, समुदाय यहाँ पे। दूसरा यहाँ पे नियंत्रण निरीक्षण यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन है। कंट्रोल ऑब्जर्वेशन में व्यवहार को नियंत्रण यानी कंट्रोल इन्वायरमेंट की परिस्थितियों में देखा जाता है, जैसे प्रयोगशाला, लेबोरेटरी होगा। तीसरा देखा जाए सहभागिता निरीक्षण है यानी कि पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन है, और निरीक्षक स्वयं समूह का सदस्य बनकर अध्ययन करता है। असहभागिता निरीक्षण नॉन पार्टिसिपेशन ऑब्जर्वेशन भी होता है, यानी कि निरीक्षक दूरी बनाकर केवल अवलोकन करता है। अब इसमें देखा जाए आपको इस जो हमने अभी पढ़ा उसमें एग्जाम क्या
आपके चीज़ें याद रखना, WHO वाला लोगों को अपने स्वास्थ्य पर अधिक नियंत्रण और उसे बेहतर बनाने में सक्षम बनाना इस मेथड का। और प्रमुख जो विधियां हैं उसे याद रखना, जैसे ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल सर्वे, कोरिलेशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट और केस स्टडी। अभी हम लोग ऑब्जर्वेशन किए, बाकी अभी करना है। और निरीक्षण के जो हमारे पास अब यहाँ पे प्रकार हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि नेचुरल ऑब्जर्वेशन हो गया, कंट्रोल, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, नॉन पार्टिसिपेंट है ये सारे। अब इसके बाद देखा जाए दूसरी विधि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड था, दूसरा ये नंबर है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड पहला हमने कर लिया, ये नंबरिंग थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया। एक्सपेरिमेंटल मेथड यानी कि प्रयोगात्मक विधि मानव विज्ञान में सबसे वैज्ञानिक साइंटिफिक विधियों में से एक है। अब यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड देखा जाए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक है। दूसरा, इसमें किसी एक स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बदलकर उसके प्रभाव का अध्ययन यानी कि आश्रित चर यानी डिपेंडेंट वेरिएबल पर किया जाता है। अब यहाँ पे स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है, डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट की जगह रह सकता है और इंडिपेंडेंट को डिपेंडेंट की जगह पे रख सकता है। ठीक है, इसके कारण परिणाम संबंध यानी कि कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप प्रस्थापित करने में सहायता मिलता है। अब इसके प्रमुख विशेषताएं क्या है? सबसे वैज्ञानिक यानी कि मोस्ट साइंटिफिक है, यही सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, यहाँ पे कंट्रोल कंडीशन में होता है, अध्ययन किया जाता है। एक समय में केवल एक ही प्रमुख कारक बदला जा सकता है और परिमाण जो होता है, इसका परिणाम जो ऑब्जेक्टिव होगा और रिलेबल होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे विश्वसनीय होता है। एक्सपेरिमेंट पे हम लोग विश्वास करते हैं क्योंकि उसमें रिजल्ट हमें दिखता है। दूसरा, अब देखा जाए इसके स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोग क्या है। अब उपयोग देखा जाए उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो जैसे वैक्सीन यानी कि वैक्सीन में अभियान की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, स्वास्थ्य संदेश जैसे हेल्थ मैसेज आप विभिन्न माध्यम से की तुलना में पहुंचाते हैं। न्यूट्रिशन और हाइजीनिक कार्यक्रमों के प्रभाव का अध्ययन, जैसे एग्जाम्पल में यदि एक समुदाय में केवल एक पोस्टर लगाया जाए तो दूसरे समुदाय में पोस्टर प्लस सामुदायिक बैठक यानी कम्युनिटी मीटिंग दोनों आयोजित किए जाएं, तो यह देखा जा सकता है कि किस विधि से व्यवहार परिवर्तन यानी कि बिहेवियर चेंज ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो हम लोग केवल पोस्टर लगवा दें किसी वैक्सीन के लिए या मतलब किसी डिजीज़ के लिए कि आपको पानी इकट्ठा नहीं करना है, घरों में कूलर वगैरह में एडिज मच्छर पैदा हो जाता है, डेंगू फैल जाता है। दूसरा, आप मतलब कम्युनिटी मीटिंग भी करा सकते हैं और पोस्टर भी लगवा सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाए पोस्टर हर जगह लगा रहता है, तो कम्युनिटी मेडिसिन हम मतलब मीटिंग कम ही देखने को मिलता है, दोनों ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है बिहेवियर चेंज पे लोगों के। सर्वेक्षण विधि, अब सर्वे मेथड ये तीसरा है। तीसरा हम लोग मेथड जो है सर्वे मेथड। सर्वे विधियों का उपयोग बड़ी संख्या यानी कि लार्ज पॉपुलेशन में लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। क्या करने के लिए? जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे प्रमुख साधन क्या है? क्वेश्चनर, घर डोर टू डोर जाके यानी कि प्राइमरी डेटा एक तरह से क्वेश्चनर का है। दूसरा, शेड्यूल करने अनुसूचित करने, साक्षात्कार इंटरव्यू ले सकते हैं। इसका उपयोग क्या है? समुदाय की स्वास्थ्य जागरूकता, हेल्थ अवेयरनेस का अध्ययन, हेल्थ प्रैक्टिसेस का मूल्यांकन करना और एटीट्यूड और बिहेवियर चेंजों में उसका मतलब अध्ययन करना यानी कि दृष्टिकोण का अध्ययन करना। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे टीकाकरण के प्रति लोगों की धारणा क्या है, और किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ क्या है, परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के प्रति दृष्टिकोण क्या है लोगों को, तंबाकू सेवन या अल्कोहल के यूज पे क्या मतलब सर्वेक्षण कर सकते हैं। ये सब मतलब आप यहाँ पे इस सर्वेक्षण मेथड में कर सकते हैं। अब सर्वेक्षण की उपयोगिता क्या है, एडवांटेज दिया गया है। इसका देखा जाए एडवांटेज क्या है, पॉलिसी मेकिंग में सरकार को, गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में बहुत यूजफुल रहता है। दूसरा, स्वास्थ्य कार्यक्रम हेल्थ प्रोग्राम की योजना बनाने में उपयोगी है। IEC और BCC हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, IEC और BCC की। तो इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन और बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कार्यक्रम तैयार करने में सहायता मिलता है। तो IEC और BCC का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए,
क्योंकि क्वेश्चन देखा जाए 150 क्वेश्चन और 2 ही आवर में है, तो बहुत बड़े क्वेश्चन तो बनाए नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो गए। तो छोटे क्वेश्चन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगा, बड़े क्वेश्चन कम ही आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का नंबर ज़्यादा है। अगर 100 क्वेश्चन रहता है, टू आवर रहता है, तो पॉसिबिलिटी रहते हैं बड़े क्वेश्चन बनाने के लिए। तो ये सब छोटी छोटी बातें इसीलिए ध्यान में रखना है कि छोटे क्वेश्चन आपके गलत ना हो। लिमिटेशन यानी कि सीमा, लोग सामाजिक रूप में से मतलब स्वीकार्य यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस उत्तर दे सकते हैं, कभी कभी वास्तविक जानकारी छिपा लेते हैं, जैसे प्रश्न सरल, स्पष्ट और स्थानीय भाषा में होना चाहिए, इसके लिमिटेशन है क्वेश्चनर के। ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश समझ ही नहीं रहा और इंग्लिश में आप बात कर रहे हैं, इंग्लिश में क्वेश्चन दिया है, तो थोड़ा ट्रस्ट नहीं उतना रहता है। अब फोर्थ जो है कोरिलेशन मेथड हम लोग आते हैं, सहसंबंधात्मक विधि, जिसे हम लोग कोरिलेशन मेथड बोलते हैं। इस विधि में दो या दो से अधिक चरों यानी कि वेरिएबल के बीच संबंध कोरिलेशन का अध्ययन किया जाता है। यह केवल संबंध बताती है, कारण यानी कि कॉज नहीं, केवल एक कोरिलेशन बताता है, कॉज नहीं बताता है। ये इम्पॉर्टेंट है इसके पॉइंट कि जो कोरिलेशन मेथड है कॉज नहीं बताता है, इसका मतलब क्या, मतलब दूसरे से मतलब जुड़ा हुआ कैसे है। जैसे यहाँ पे उदाहरण है, यदि शिक्षा स्तर, एजुकेशन लेवल और टीकाकरण दर, वैक्सीनेशन रेट में सकारात्मक संबंध मिले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि केवल शिक्षा ही टीकाकरण का कारण है। इम्पॉर्टेंट। इसके बाद देखा जाए स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोगी क्या ये है, जैसे पोवर्टी मतलब गरीबी और कुपोषण, माल न्यूट्रिशन के बीच संबंध, तनाव, स्ट्रेस और हाइपरटेंशन का संबंध, सोशल मीडिया और वैक्सीनिंग यानी कि झिझक, वैक्सीनेशन हेजिटेशन का संबंध, जैसे सोशल मीडिया पे बहुत सारे उसके डीमेरिट बहुत सारे फैला दिए जाते हैं, हेजिटेशन होने लगता है लोगों को। अब यहाँ पे फोर्थ देखा जाए यानी कि ये फिफ्थ हो जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट में यानी कि मनोवैज्ञानिक परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के मानसिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का वैज्ञानिक मापन करता है, और एक किन गुणों का मापन करता है, जैसे इंटेलिजेंस बुद्धि और व्यक्तित्व पर्सनालिटी, और अभिक्षमता एटीट्यूड हो गया, और अभिरुचि जो है इंटरेस्ट, तनाव हो गया, एंजाइटी हो गया, और डिप्रेशन हो गया, ये सब। स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोगिता इसके क्या है, तो स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोगिता देखा जाए मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ का मूल्यांकन, किशोर स्वास्थ्य यानी कि एडोलेसेंट हेल्थ कार्यक्रम, और डी एडिक्शन सेवाएं और काउंसलिंग कार्यक्रम, ये सब परामर्श वगैरह के लिए यहाँ पे इसकी उपयोगिता हैं। और परीक्षण के आवश्यक विशेषताएं क्या है, यानी कि रिलेबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैधता यानी कि वैलिडिटी होता है, कल्चरल एप्रोप्रिएटेंस होता है यानी कि उपयुक्तता, सांस्कृतिक उपयुक्तता भी यहाँ पे है, ठीक है, ये सब। इसके बाद देखा जाए फिफ्थ जो है केस स्टडी, ये 6 पॉइंट हो जाएगा केस स्टडी में। तो हम लोग उधर ऊपर पॉइंट किए थे, उधर थोड़ा सा नंबरिंग गड़बड़ है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं। ये 6th मेथड है। इस विधि में किसी व्यक्ति यानी कि इंडिविजुअल, परिवार, फैमिली, समूह, ग्रुप या समुदाय, कम्युनिटी का गहराई यानी कि इन डेप्थ से अध्ययन किया जाता है। इसके उपयोग क्या है, जब समस्या जटिल यानी कॉम्प्लेक्स हो और केवल आंकड़ों स्टैटिक से पूरी तरह न समझा जा सके, तब उस समय केस स्टडी पे आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कोई टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस रोगी बार बार दवा छोड़ देता है, तो उसे केस स्टडी द्वारा यह पता लगाया जा सकता है उसके पीछे गरीबी, पॉवर्टी, परिवार का सहयोग न मिलना, सामाजिक कलंक, सोशल स्टिग्मा, जानकारी की कमी यानी कि लैक ऑफ अवेयरनेस, मानसिक तनाव, स्ट्रेस जैसे कारण हो सकते हैं। जैसे इसके लाभ देखा जाए क्या है, समस्या की गहराई से समझ, व्यक्ति एवं परिस्थितियों का विस्तृत अध्ययन, सीमाएं क्या है, निष्कर्षों को सभी लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता। एक तरह से एक इंडिविजुअल है, मैक्रो लेवल का, मतलब इंडिविजुअल तरह से है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग मनोविज्ञान का महत्व, इम्पॉर्टेंस। ये 6 पॉइंट लिखा हुआ है लेकिन ये अलग पार्ट है। इम्पॉर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, मनोविज्ञान मानव बिहेवियर, मानसिक प्रक्रियाओं, मेंटल प्रोसेस तथा
अनुभव एक्सपीरियंस का वैज्ञानिक अध्ययन है, जैसे हमने ऊपर देखा जाए, यानी कि व्यवहार का वर्णन, डिस्क्रिप्शन, व्यवहार की व्यवस्था, एक्सप्लेनेशन, व्यवहार का पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन, व्यवहार के सकारात्मक परिवर्तन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, ये सब हम लोग साइकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इसके बाद देखा स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए महत्व क्या है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, जैसे ऊपर हमने हर मेथड में आपको एजुकेशन ऑफिसर क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, उसमें हमने बातें किया। अब यहाँ पे इसका क्या महत्व है, तो मनोविज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को यह समझने में सहायता करता है कि लोग स्वास्थ्य सेवाएं क्यों अपनाते या नहीं अपनाते हैं। दूसरा, अफवाहें यानी कि रूमर और गलत धारणाओं यानी कि मिसकंसेप्शन से कैसे प्रभावित होते हैं। परामर्श काउंसलिंग कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है, जैसे आईईसी बीसीसी कार्यक्रम अधिक सफल कैसे बनाया जा सकता है, हमने कम्युनिटी मेडिसिन में भी बताया था। समुदाय में व्यवहार परिवर्तन, बिहेवियर चेंज कैसे लाया जाए, ये सब चीज़ें हैं। तो भारत में देखा जाए मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, ये थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि यहाँ पे डेट और मतलब कुछ थिंकर वगैरह के बारे में आएगा, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पॉइंट से ज़्यादा बनने का संभावना है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी इन इंडिया। भारत में मनोविज्ञान विकास प्राचीन भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी से प्रारंभ हुआ, जहाँ कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना, मन, माइंड, आत्मा, सोल और बिहेवियर, व्यवहार, मानसिक प्रक्रिया, मेंटल प्रोसेस का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। आधुनिक विकास देखा जाए, आधुनिक विकास के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहला आता है ईयर 1915, कलकत्ता विश्वविद्यालय पे चलते हैं, और आधुनिक मनोविज्ञान का औपचारिक विकास प्रारंभ हुआ यहाँ पे। अब देखा जाए 1922 में गिरीश शेखर बोस ने इंडियन यहाँ पे साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना की। ये पूछा जा सकता है साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, गिरीश चंद्र शेखर बोस ने किया था। ठीक है, बाद में मैसूर यूनिवर्सिटी तथा पटना विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के अध्ययन एवं अनुसंधान का विस्तार हुआ। अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ऊपर यही सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, हिस्ट्री की ही बात कर रहे थे, ये मतलब डेवलपमेंट का बात था, आधुनिक डेवलपमेंट कैसे हुआ भारत में मनोवैज्ञानिक विकास, इसकी बात करें तो वही पॉइंट हम यहाँ पे देखा जाए लिया हुआ है। तो कहाँ तक हो गया था डिटेल में, पहला चले शुरू से ही चलते हैं। अब 1915 की बात कर लिए थे, और डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी यहाँ पे 1916 में बन चुका था। और इसके बाद देखा जाए प्रोफेसर एन सेन गुप्ता आता है। अमेरिका में विल्हेम वुल्ट की प्रयोगात्मक परंपरा से प्रभावित रहे ये एन सेन गुप्ता, और भारतीय प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और 1922 में जैसे हमने अभी पढ़ा था, गिरीश चंद्र शेखर यानी कि जीएस बोस मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष बने, और ये सिगमंड फ्राउन मनोसंश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस का प्रशिक्षण प्राप्त किए, और इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना किया, भी हमने ऊपर भी बताया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो गिरीश चंद्र बोस ने किया था। और 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब बना, तो 1924 में, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। और फिर आते हैं 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान अप्लाइड साइकोलॉजी विभाग की स्थापना किया गया है। इसके बाद जैसे हमने ऊपर भी थोड़ा सा देखा था, मैसूर विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय में इस सब में रिसर्च का केंद्र भी बना। ठीक है, उसके बाद 1960 के दशक में देखा जाए भारत के अनेक विश्वविद्यालय में स्वतंत्र
मनोवैज्ञानिक यानी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना होना शुरू हुआ। ठीक, आधुनिक विस्तार में देखा जाए मनोविज्ञान केवल विश्वविद्यालयों तक सीमित नहीं रहा। ये एजुकेशन, हेल्थ और इंडस्ट्री, डिफेंस सर्विसेज, मैनेजमेंट हो गया, काउंसलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन, सब में आपको साइकोलॉजी पढ़ना पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं हेल्थ एजुकेशन वाले में भी, यानी कि हेल्थ और एजुकेशन दोनों का पार्ट है, तो इसमें भी हम लोग साइकोलॉजी का स्टडी कर रहे हैं। 1986 में दुर्गानंद सिन्हा आते हैं। इन्होंने एक प्रसिद्ध बुक लिखा, तो दुर्गानंद सिन्हा का ये बुक आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, प्रकाशित किया, जिसमें भारत में आधुनिक मनोविज्ञान के विकासों को 4 चरणों में समझाया गया है। 4 मतलब यहाँ पे चरणों में इसको समझाया गया। और साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस, ये यहाँ पे यह हुआ। तो देखा जाए 3 चीज़ें हमने बताया। एक तो 1986 में दुर्गानंद सिन्हा इम्पॉर्टेंट है ये बुक के लिए। ठीक, दूसरा इम्पॉर्टेंट आपको है कि आप इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, ईयर इम्पॉर्टेंट है, वो बुक इम्पॉर्टेंट है, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद एक यहाँ पे इंडियन साइको एनालिटिकल सोसाइटी अगर पूछा जाता है, इंस्टीट्यूट पूछा जाए, तो ये इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गिरीश चंद्र शेखर बोस इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे नाम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कब बना, 1924 में बना। और यहाँ बुक इम्पॉर्टेंट है जो किसने, दुर्गानंद सिन्हा ने लिखा था, साइकोलॉजी इन थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस। अब आते हैं, जैसे ऊपर साइकोलॉजी के हमने टर्म वगैरह के बारे में उतना स्टडी नहीं किया, अब थोड़ा पे यहाँ पे टर्म के बारे में आते हैं। साइकोलॉजी जो इंटिमोलॉजी है, यानी कि ये वर्ड किससे बना, कभी कभी हमें पूछ लेता है कि कहाँ से लिया गया है वर्ड, तो ये 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। जैसे लोगस भी एक ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब स्टडी होता है, यहाँ पे साइकिक भी एक ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब क्या हो, आत्मा, मन, श्वास, जीवन तत्व, यानी कि सोल, माइंड, लाइफ, लोगो, ये सब मतलब इसी के हैं। तो साइकोलॉजी मतलब मन या आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल एंड माइंड। तो इसमें आधुनिक में देखा जाए मनोविज्ञान, बिहेवियर, प्रोसेस, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस, साइंटिफिक स्टडी, ये सब जोड़ दिया गया है। तो आते हैं नेक्स्ट, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रमुख मील के पत्थर जो है, मेजर माइलस्टोन ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। तो ये इम्पॉर्टेंट आ जाते हैं, ये कौन कौन से यहाँ पे साइकोलॉजिस्ट बहुत फेमस हैं, तो उनके नाम दिए हुए हैं भाई, तो उनके काम भी दिए हुए हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। और 1879 में विलियम वुंट ने जर्मनी के लाइप्जिग में विश्व की पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला यानी कि फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी बना, तो 1879 को बना और ये वुंट ने बनाया था, और कहाँ पे, जर्मनी में बनाया था, आप याद रखें। फिर आते हैं 1890 में, ठीक है, मतलब अगले साल, तो विलियम जेम्स आते हैं कि प्रसिद्ध बुक, अब विलियम जेम्स की यहाँ पे प्रसिद्ध बुक यानी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने लिखा था, बहुत एग्जामों में पूछा गया ऐसे जीएस में ही। तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसने, विलियम जेम्स ने लिखा था 1880 में, 90 में। अब 1900 यानी कि सिगमंड फ्रॉइड, अभी हम लोग साइको एनालिसिस जो प्रभावित थे उन्हीं से, ठीक है। 1905 में फिर आते हैं यहाँ पे बीने और साइमन आते हैं, प्रथम बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट विकसित किया, यानी कि इंटेलिजेंस का टेस्ट जो होता है उसका जो विकसित किसने किया, तो बीने और साइमन ने किया था। 1912 में जर्मनी में आप गेसल्ट साइकोलॉजी का उदय हुआ, और 1916 में भारत का पहला मनोवैज्ञानिक विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्थापित हुआ, ऊपर हमने देख लिया। और 1922 में क्या, इंडियन साइंस एंड कांग्रेस एसोसिएशन में शामिल किया गया इसे। अब 1924 में इंडियन साइकोलॉजी एसोसिएशन, अभी ऊपर हमने देखा, ये इम्पॉर्टेंट है, तो ये कब बना था, 1924 में। फिर 1924 में जॉन बॉस्टन है, बिहेवियरिज्म एक बुक का नाम है,
उसको प्रकाशित किया यहाँ वाटसन ने। उसके बाद 1928 में एन सेनगुप्ता एंड राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान यानी कि सोशल साइकोलॉजी की प्रथम भारतीय पुस्तक प्रकाशित किया। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि हमें एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है इस मतलब कि सोशल साइकोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे, सोशल साइकोलॉजिस्ट। ठीक है, तो सोशल साइकोलॉजिस्ट भी सिलेबस दिया है। तो ये देखा जाए 1928 में एन सेनगुप्ता और राधा कमल मुखर्जी ने सामाजिक मनोविज्ञान की प्रथम भारतीय पाठ्य पुस्तक प्रकाशित किया था। और 1951 में आते हैं कार्ल रोजर्स और क्लाइंट सेंट्रल थेरेपी प्रस्तुत किया, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। और 1953 में B.F. स्किनर आते हैं, प्रसिद्ध बुक आप जानते हैं B.S. स्किनर की बहुत फेमस बुक है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर बहुत लोग स्टडी करते हैं, आप जानते हैं वो किनकी बुक है, B.F. स्किनर की है। और 1954 में 1914 में अब्राहम मैस्लो मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी बुक प्रकाशित किया, ये भी बहुत फेमस बुक है। तो यहाँ पे सब जो इम्पॉर्टेंट है, बुक के नाम इम्पॉर्टेंट है, ईयर उतना नहीं इम्पॉर्टेंट है और किन्होंने लिखा है। और 1974 में बेंगलुरु में निमहंस यानी कि नेशनल, अब यहाँ पे निमहंस जो है इसका फुल फॉर्म इम्पॉर्टेंट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ये कहाँ पे है, बेंगलुरु में है। तो 1974 में ये स्थापित किया गया था। 1989 में NAOP नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी की स्थापना हुई। तो 1997 गुरुग्राम में NBRC नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, एग्जाम में कई बार आया चुका है कि नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, गुरुग्राम में है। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे लेटेस्ट में 2002 में डेनियल काहमैन यानी कि डेनियल काहमैन ने निर्णय निर्माण यानी कि डिसीजन मेकिंग एवं व्यवहारिक अर्थशास्त्र बिहेवियर इकोनॉमी पर कार्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। तो ये पूछा जा सकता है डेनियल काहमैन को किसके लिए मिला था, तो डिसीजन मेकिंग और बिहेवियरल इकोनॉमी के लिए मिला था। तो ऊपर देखा जाए, अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, आपको यहाँ पे हम रिवीजन के लिए लिख दिए हैं, तो ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट काम आ सकता है। देखिए, विलियम वुंड थे, फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी स्थापित किया। जेम्स ने प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब साइको एनालिसिस फ्रॉन्ड ने किया था। और साइमन और वेंट ने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया था। और गेस्टलेट साइकोलॉजी जो है 1912 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन गेस्टलेट साइकोलॉजी बहुत फेमस होता है। आधुनिक मनोविज्ञान की शुरुआत यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में हुआ। भारत का पहला साइकोलॉजी डिपार्टमेंट बना था और इसे बनाने वाले कौन थे, ये G.S. बोस थे, इंडियन साइको एनालिटिक सोसाइटी इन्होंने बनाया था। 1924 में इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बना, इसलिए हम यहाँ पे दोबारा लिखे हैं कि आपको ये सब पॉइंट याद रहे। ये अप्लाइड साइकोलॉजी डिपार्टमेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, निमहंस का आपको फुल फॉर्म याद रखना है, स्थापना 1974 में। और दुर्गानंद सिन्हा की प्रसिद्ध बुक कौन सी है, अभी हमने ऊपर बताया था फर्स्ट वाला, वो आपको याद रखना है। और NAOP की स्थापना NBRC कहाँ पे है, और डेनियल काहन नोबेल प्राइज़ कब पाया, किसके लिए मिला, ये आपको इम्पॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र यानी कि स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। अब देखा जाए, इतना स्टडी करने के बाद हमें साइकोलॉजी का स्कोप तो बहुत ज़्यादा है, हर क्षेत्र में लगभग है। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। सबसे पहला आता है साइंटिफिक एवं बिहेवियरल विज्ञान है। तो बिहेवियर में, एक्सपीरियंस में, अनुभव में, मानसिक प्रक्रियाओं मेंटल प्रोसेस में, भावनाओं इमोशन और मेमोरी स्मृति, सीखने लर्निंग और पर्सनालिटी और सामाजिक संबंधों यानी सोशल रिलेशनशिप का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। आधुनिक मनोविज्ञान केवल मन तक सीमित नहीं है, बल्कि मस्तिष्क, ब्रेन, तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, शरीर, बॉडी, स्वास्थ्य, हेल्थ या शिक्षा, एजुकेशन, संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, तकनीक, टेक्नोलॉजी तथा दैनिक जीवन डेली लाइफ तक विस्तृत है। यह व्यवहार, अनुभव
और मानसिक प्रक्रियाओं को वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड से समझने का प्रयास करता है। इसलिए मनोविज्ञान केवल सैद्धांतिक थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि ये अप्लाइड विज्ञान भी है। फिर आते हैं हम लोग नेचर ऑफ साइकोलॉजी। अब नेचर पे आते हैं। अब मनोविज्ञान या साइकोलॉजी एक संकर यानी कि विज्ञान हाइब्रिड साइंस है। जैसे अभी हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़े थे तो उसमें क्या था कि वो होलिस्टिक साइंस था, तो यहाँ साइकोलॉजी क्या है, हाइब्रिड साइंस है माना जाता है, क्योंकि यह प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंस और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस दोनों से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे हाइब्रिड साइंस मानते हैं। ठीक, जैसे आप देखते होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में सेंट्रल साइंस क्या हो जाता है, केमिस्ट्री हो जाता है, इसी तरह से ये भी एक तरह से हाइब्रिड साइंस है जो नेचुरल साइंस और सोशल साइंस से जुड़ा हुआ है। अब देखा जाए प्राकृतिक विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान अध्ययन करता है किसका, ब्रेन का और नर्वस सिस्टम का, हार्मोन्स और जैव रासायनिक प्रक्रियाएं यानी कि बायोकेमिकल जो प्रोसेस होता है उसको, शारीरिक क्रियाएं, साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या है, ये सब का। अब सामाजिक विज्ञान के रूप में क्या है, इसमें अध्ययन कैसे करता है, ये प्राकृतिक रूप से जो हमने यहाँ पे नेचुरल साइंस का बताया। अब सोशल साइंस का देखते हैं। नेचुरल साइंस में ब्रेन हो गया, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स हो गया, बायोकेमिकल प्रोसेस होगा, साइकोलॉजिकल प्रोसेस। अब सोशल साइंस के रूप में कैसे साइकोलॉजी का आता है उसको देखते हैं। जैसे फैमिली, कम्युनिटी, कल्चर और सामाजिक मान्यताएं, सोशल नॉर्म्स क्या है, जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन क्या है, सामूहिक व्यवहार ग्रुप बिहेवियर क्या है, ये सब स्टडी करता है। और इसके लिए परीक्षण भी हम लोग ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल, कोरिलेशन सर्वे, साइकोलॉजिकल टेस्ट और केस स्टडी हमने विधियां ऊपर देखा था। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक विशेषताएं जो हैं तो ये हमने ऊपर अभी देखा। अब इसके बाद देखें मेजर एरिया जो है साइकोलॉजी के, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। मेजर एरिया, तो मेजर एरिया में सबसे पहले जैविक क्षेत्र आते हैं यानी कि बायोलॉजिकल एरिया, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी किसे बोलते हैं। अब जैसे नेचुरल साइंस वाला बायोलॉजिकल हो गया, तो यह क्षेत्र अध्ययन करता है कि मानव व्यवहार केवल सामाजिक वातावरण से ही नहीं बल्कि शरीर की जैविक प्रक्रियाओं से भी प्रभावित होता है। जैसे अध्ययन करता है ब्रेन, तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स और जैव रासायनिक परिवर्तन यानी कि बायोकेमिकल चेंजेज के। आधुनिक प्रयोग जो हैं जैसे एमआरआई ब्रेन के लिए होता है, ईसीजी हो गया। ठीक है, जैसे तकनीकों द्वारा मस्तिष्क का कार्य प्रणाली का अध्ययन किया जाता है, आप जानते हैं। इसके बाद देखा जाए संज्ञात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी कौन है, तो संज्ञात्मक मनोविज्ञान में व्यक्ति के ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और ये ज्ञानात्मक प्रक्रियाओं के मुख्य विषय क्या है, जैसे संवेदना सेंसेशन क्या है, प्रत्यक्षीकरण यानी कि परसेप्शन क्या है, ध्यान अटेंशन क्या है, स्मृति मेमोरी क्या है, ठीक है, अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है, चिंतन थिंकिंग क्या है, और भाषा लैंग्वेज क्या है, निर्णय डिसीजन मेकिंग क्या है, और समस्या यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है, ये सब का स्टडी करता है। और स्वास्थ्य शिक्षा में महत्व क्या है इसका देखा जाए, यह समझने में सहायता करता है कि व्यक्ति स्वस्थ संदेश यानी हेल्थ मैसेज कैसे देता है, जानकारी इन्फॉर्मेशन कैसे याद रखता है, और रोग यानी कि डिजीज और उपचार ट्रीटमेंट के बारे में निर्णय कैसे लेता है इसका। अब इसके बाद देखा जाए तीसरा हमारे पास क्या विकासात्मक क्षेत्र है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी पे आते हैं। तो डेवलपमेंट साइकोलॉजी इस क्षेत्र में जीवन के विभिन्न चरणों में होने वाले विकास का अध्ययन किया जाता है। जैसे इन्फेंटी यानी कि शैशवावस्था, चाइल्डहुड हो गया बाल्यावस्था, किशोर अवस्था एडोलसेंट हो गया, एडल्टहुड हो गया युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था मिडिल एज हो गया जो प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था यानी कि ओल्ड एज में। ठीक है, अध्ययन के आयाम क्या हो सकते हैं, शारीरिक विकास जैसे साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास हो गया, भावनात्मक इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट देखा जाए डेवलपिंग कंट्रियों में बहुत कम होता है, ये बहुत इसको अभी बहुत डेवलप करने की ज़रूरत है। सामाजिक विकास सोशल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोग जैसे बच्चों में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, टीकाकरण, इम्यूनाइजेशन, किशोरों का मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ,
युवाओं में जीवन शैली रोग यानी कि लाइफ स्टाइल डिजीज़, गर्भवती महिलाओं का मातृ स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ, और वृद्धों की देखभाल यानी कि गायरेटिक केयर इसे बोला जाता है। तो गायरेटिक केयर जो वृद्धों को देखभाल करते हैं उसे बोला जाता है। इसके बाद देखा जाए सामाजिक क्षेत्र में सोशल साइकोलॉजी में क्या है, तो सोशल साइकोलॉजी में सामाजिक मनोविज्ञान अध्ययन करता है कि व्यक्ति का व्यवहार समाज से कैसा प्रभावित होता है। और उसमें देखा प्रमुख जो कारक हैं जैसे फैमिली हो गया, समूह हो गया, ग्रुप हो गया, समुदाय हो गया, कम्युनिटी हो गया, संस्कृत कल्चर हो गया, परंपराएं जो हैं हमारे ट्रेडिशन हो गया, जो सोशल नॉर्म एंड पब्लिक ओपिनियन है उस पर सोशल साइकोलॉजी इफेक्ट डालता है। अब स्वास्थ्य शिक्षा में क्या इसके एग्जाम्पल है, तो जैसे टीकाकरण से जुड़ी अफवाहें, कभी कभी र्यूमर आ जाते हैं, परिवार नियोजन एक फैमिली प्लानिंग के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, मानसिक रोगों से जुड़ा कलंक जो स्टिग्मा होता है, नशे की सामाजिक जो स्वीकृत है सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द एडिक्टेड पर्सन के लिए वो भी यहाँ पे। इसके बाद देखा जाए मनोविज्ञान के लक्ष्य यानी गोल ऑफ साइकोलॉजी कौन कौन हो गए, इसको हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या है, गोल ऑफ साइकोलॉजी। तो मनोविज्ञान का उद्देश्य केवल व्यवहार का अध्ययन करना नहीं है, बल्कि उसे समझना और आवश्यक होने पर उसमें सकारात्मक परिवर्तन लाना भी है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखा जाए मापन एवं वर्णन क्या है, मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन इसका। तो मेजरमेंट और डिस्क्रिप्शन ने देखा व्यक्ति के व्यवहार, मानसिक प्रक्रियाओं तथा अनुभवों का सही एवं वैज्ञानिक वर्णन करना। दूसरा देखा जाए यहाँ पे प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल यानी कि पूर्व अनुमान एवं नियंत्रण, जैसे व्यवहार का पूर्व अनुमान, प्रिडिक्शन लगाना, आवश्यकता पड़ने पर उचित उपयोग द्वारा उसका नियंत्रण करना, ये सब। व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन क्या है, यह समझने कि कोई व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में कैसा वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है, ये भी आपको मतलब एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो ये सब मतलब 3-4 चीज़ें हैं, जैसे पहले ही आपको यहाँ पे मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन है, प्रिडिक्शन एंड कंट्रोल है, एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद देखा जाए स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए ये क्या महत्व है, यानी कि स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए महत्व। तो मनोविज्ञान स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को यह समझने में सहायता करता है हेल्थ मैसेज बिहेवियरल चेंज, और IEC और BCC यानी कि इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन और मिसकंसेप्शन र्यूमर, ये सबसे दूर किया कैसे जाए, ये सब यहाँ पे स्टडी है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या हैं, गोल यानी कि गोल ऑफ साइकोलॉजी क्या है। ठीक, तो गोल ऑफ साइकोलॉजी में मेजरमेंट ये तो हमने कर लिया अभी, ठीक है, मेजरमेंट के बिंदु क्या हैं, और चलिए इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो यह मनोविज्ञान का प्रथम लक्ष्य है किसी भी व्यवहार का मानसिक प्रक्रिया वर्णन करने से पहले मापन यानी कि मेजरमेंट। अब इसमें मेजरमेंट में जैसे व्यक्ति की बुद्धि, इंटेलिजेंस, सीखना लर्निंग, स्मृति मेमोरी, और अभिप्रेरण मोटिवेशन, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, और एटीट्यूड अभिवृत्ति जो है वैज्ञानिक मापन किया जाता है। और मापने के लिए हम लोग मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट विकसित किए जाते हैं इसके लिए। अब एक अच्छे परिणाम के गुण क्या होते हैं, यानी कि रिलेबिलिटी होना चाहिए, बार बार परीक्षण करने पर लगभग समान परिणाम आता है तो हम लोग उस पर टेस्ट मतलब भरोसा करते हैं, रिलेबल होता है। दूसरा वैलिडिटी होना चाहिए, परीक्षण वही मापे जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है, अर्थात परीक्षण सही चीज़ का मापन करें, गलत का नहीं। जैसे मान लीजिए IQ इंटेलिजेंस टेस्ट है 150, सामाजिक एवं निष्कर्ष निकालने के लिए उसकी बुद्धि क्षमता सामान्य से अधिक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और पूर्व अनुमान यानी नियंत्रण एक प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। तो प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल में क्या मतलब बिहेवियरल मॉडिफिकेशन वगैरह आता है, ठीक है। इसके बाद देखा जाए उदाहरण इसमें क्या एटीट्यूड, परफॉर्मेंस, कार्य, ये सब। एक्सप्लेनेशन अभी हमने ऊपर डिस्कस किया। एक्सप्लेनेशन में आपको वही चीज़ है कि व्याख्या अर्थात किसी व्यवहार के पीछे के कारण को समझना होगी, जैसे बायोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल, ये सब। एग्जाम्पल इसके मिस इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी, सब अंधविश्वास है, और पास्ट एक्सपीरियंस है, पूर्व अनुभव, जो सोशल इन्फ्लुएंसेस में से कौन सा है, ये सब आपको एक व्याख्या में एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा।
इसके बाद देखा जाए यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए क्या ये महत्व रखता है। स्वास्थ्य शिक्षा में मनोविज्ञान अत्यंत उपयोगी है, जैसे नॉलेज को समझने में सहायता करना, एटीट्यूड, बिलीव और बिहेवियर चेंज में कार्यों का सफल बनाना, टीकाकरण, पोषण, स्वच्छता, मानसिक स्वास्थ्य और कार्यों को प्रभावशील बनाना, ये सब हमने आपको ऊपर देख लिया। मेजर ब्रांचेज साइकोलॉजी के कौन है, तो ये भी हमने अगर देखा जाए कुछ यहाँ पे डिस्कस कर लें। जैसे मेजर एबनॉर्मल यानी कि असामान्य साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी होता है, और कॉग्निटिव साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी भी होता है, डेवलपमेंट साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी, ये सब होता है। ठीक है। मनोविज्ञान में आनुवांशिकता तथा पर्यावरण, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन साइकोलॉजी, मनोविज्ञान साइकोलॉजी में आनुवांशिकता, हेरिडिटी और पर्यावरण, इन्वायरमेंट दोनों का अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी व्यक्ति का व्यवहार, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, भावनात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट, स्वास्थ्य, व्यवहार, हेल्थ बिहेवियर तथा सामाजिक समायोजन, सोशल एडजस्टमेंट केवल जन्मजात गुणों से ही नहीं निर्धारित होते, बल्कि बाहरी वातावरण में भी इन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। आप देखते होंगे जैसे एक ही जुड़वा बच्चे है, उसको बदमाश के घर रख दीजिए, एक अच्छे व्यक्ति के घर रख दीजिए, दोनों में अलग अलग डेवलपमेंट हो जाएगा, तो वो इन्वायरमेंटल फैक्टर हो जाएगा। और व्यक्ति अपने माता पिता से जैविक गुड, बायोलॉजिकल ट्रेट प्राप्त करता है, परंतु उन गुणों का वास्तविक विकास परिवार, फैमिली, शिक्षा, एजुकेशन, न्यूट्रिशन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, संस्कृत कल्चर हो गया, सामाजिक अवसर, सोशल अपॉर्चुनिटी हो गया, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया और जीवन अनुभव हो गया, लाइफ एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार व्यक्ति का विकास आधुनिक आनुवांशिकता और पर्यावरण की पारस्परिक यानी कि इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का ही परिणाम है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इस बातों से आप सहमत होइए कि दोनों का ही परिणाम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का, जैसे अभी हमने थोड़ा सा एग्जांपल दिया। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं हेरिडिटी वाला। तो आनुवांशिकता का अर्थ क्या है? आनुवांशिकता देखा जाए इससे मतलब आगे भी हम लोग टॉपिक में आएगा और कई टॉपिक में यानी कि हर चैप्टर में आपको ये मिल ही रहा है, हर सब्जेक्ट वाले में। आनुवांशिकता हेरिडिटी से तात्पर्य उन जैविक गुणों से है जो व्यक्ति अपने माता पिता से यानी कि पूर्वजों से जीन या गुणसूत्र क्रोमोसोम के माध्यम से प्राप्त करता है, यानी कि बिफोर बर्थ। जैसे मतलब इसका मुख्य बिंदु क्या हो गया? कोशिका सेल, न्यूक्लियस, क्रोमोसोम। गुणसूत्र जैसे जीन वगैरह में हेयर कलर, आई कलर, स्किन कलर, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, यानी कि बुद्धि की क्षमता, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है। और जैसे गुणसूत्र आप जानते हैं 46 को गुणसूत्र होता है 23 पेयर में, ठीक है। 50-50 मदर और पीपर मतलब फादर से आता, सॉरी 23 फादर और मदर का, 46 हो जाता है, हैप्लॉइड होता है। आनुवांशिकता की प्रमुख परिभाषा, तो इसमें देखा जाए कुछ परिभाषाएं हैं, इनके नाम मतलब कि यहाँ पर दिए हैं। जैसे रूथर बेनेडिक्ट, इनके अनुसार माता पिता से संतान को हस्तांतरित होने वाले गुणों को क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे वुडवर्थ आते हैं। वुडवर्थ के अनुसार आनुवांशिकता में वे सभी कारक सम्मिलित हैं जो व्यक्ति में गर्भाधान यानी कंसेप्शन के समय से ही उपस्थित होते हैं उसी। दूसरा डगलस हॉलैंड आते हैं। इनके अनुसार आनुवांशिकता में व्यक्ति की सभी शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, एबिलिटी और जन्मजात यानी कि इननेट कैरेक्टर शामिल होते हैं। अब यहाँ पे है प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता की प्रक्रिया क्या है। अब आनुवांशिकता की प्रक्रिया जैसे रिप्रोडक्शन से जुड़ी होती हैं और इसमें स्त्री की जनन कोशिकाएं जैसे ओवम और एग का होता है और पुरुष में स्पर्म का होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, फिर नया लाइफ बनता है दोनों से, यानी कि युग्मज यानी जाइगोट में माता पिता दोनों का 23 मिला के क्रोमोसोम होता है। यही गुण आगे चलकर बच्चे के शरीर, मानसिक और व्यवहारिक विकास का आधार शिला बनाते हैं।
अब इम्पॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी, इसके आनुवांशिकता के महत्व क्या है। आनुवांशिकता व्यक्ति की जन्मजात यानी संभावना, इनेट पोटेंशियल और लिमिटेशन को प्रभावित करते हैं, और इसका प्रभाव देखा जाए साइकोलॉजिकल ग्रोथ, नर्वस सिस्टम और इंटेलिजेंस, टेम्परामेंट जो होता है, स्वभाव होता है उसका, पर्सनालिटी, मेंटल हेल्थ, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सब पे पड़ जाता है। कुछ बच्चों में जैसे म्यूजिक, मैथमेटिशियन, लैंग्वेज, स्पोर्ट जन्मजात हो जाता है, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी, ये सब डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन, ब्लड डिसऑर्डर, बहुत सारे इसके, हेल्थी लाइफ स्टाइल, ये सब रहता है। अब उसके बाद दूसरा आता है हम लोग, दूसरा जो फैक्टर है इन्वायरमेंट। ठीक, अब ये मतलब आफ्टर बर्थ के बाद जो मतलब इफेक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट, उसे बोलते हैं यानी कि बाहरी, यानी पर्यावरण। इन्वायरमेंट से तात्पर्य उन सभी बाहरी परिस्थितियों से जिनमें व्यक्ति जन्म से पहले तथा जन्म के बाद रहता है, सीखता और विकसित होता है। इसके देखा जाए प्रमुख जो घटक हैं यानी कंपोनेंट हैं, तो पर्यावरण में वे सभी बाहरी परिस्थितियां शामिल होती हैं जो व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे प्रमुख घटक जैसे फैमिली हो गया, और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, सोशल कल्चरल ट्रेडिशन हो गया, आर्थिक इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज क्या है, और शिक्षा एजुकेशन क्या है, मीडिया और खेल, स्पोर्ट, भाषा, लैंग्वेज, कम्युनिटी हो गया, जीवन की घटनाएं हो गया, ये सब शामिल होता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्यावरण का इफेक्ट यानी कि इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट। अब पर्यावरण के व्यक्ति के विकास की दिशा निर्धारित करता है। इसके जानते हैं दो तरह के इफेक्ट होंगे, एक सकारात्मक होगा, एक नकारात्मक हो सकता है। तो यहाँ पर सकारात्मक इफेक्ट पहले जैसे अच्छा पोषण, न्यूट्रिएंट, सुरक्षित घर, सेफ होम, और यहाँ पे प्रेमपूर्ण संबंध, हेल्थी रिलेशनशिप हो गया, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी अवस्था, स्वास्थ्य यानी हेल्थ केयर, सीखने के अवसर, लर्निंग अपॉर्चुनिटी हो गया, फिजिकल, मेंटल और इमोशनल और सोशल विकास बेहतर होता है। नकारात्मक निगेटिव इफेक्ट जो होते हैं जैसे कुपोषण हो गया, माल न्यूट्रिशन, हिंसा, वायलेंस हो गया, उपेक्षा, नेग्लेक्ट हो गया, गरीबी, पॉवर्टी हो गया, बीमारी, डिजीज हो गया, ये सब, और स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट और शिक्षा की कमी, लेक ऑफ एजुकेशन, ये सब मिलता है, इसके कारण वो बाधित होता है। नेक्स्ट आते हैं अनुवांशिक एवं पर्यावरण के संबंध यानी कि रिलेशनशिप ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ये दोनों अलग नहीं है, जुड़े हैं एक तरह से बिंदु, इसीलिए यहाँ पे दिए हैं। मानव विकास में दोनों एक दूसरे के क्या है, कम्प्लीमेंट्री हैं। स्वस्थ बीज यानी कि हेल्थी सीड तभी स्वस्थ पौधा बनता है जब उसे उपयुक्त वातावरण मिलता है। ठीक, उसी प्रकार अच्छे अनुवांशिक गुण भी उचित पर्यावरण के बिना पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो सकता। अनुवांशिकता व्यक्ति को क्षमता, पोटेंशियल देती तथा पर्यावरण उन क्षमताओं को विकसित करने का अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटी देता है। पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटी ये जेनेटिक देगा, ये इन्वायरमेंट देगा। व्यक्ति का व्यवहार, सोच, अनुभव दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। ठीक है, अब देखा जाए अनुवांशिक एवं पर्यावरण सापेक्षिक यानी कि रिलेटिव इम्पोर्टेंस होते हैं, मतलब सापेक्षिक होते। जैसे लंबे समय से यह प्रश्न रहा कि विकास में अधिक महत्व किसका है, अनुवांशिक का या पर्यावरण का। आधुनिक मनोविज्ञान का उत्तर क्या है, दोनों का समान एवं आवश्यक योगदान है। यही यहाँ पे आंसर निकला। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की अपरिहार्यता यानी कि नेसेसिटी ऑफ बोथ। क्या है उसके नेसेसिटी, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है। बैलेंस डेवलपमेंट के लिए दोनों आवश्यक है, और जीवन को प्रत्येक उपलब्धि दोनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम होता है। एक के बिना दूसरा क्या है, अधूरा है। जैसे इक्वल इम्पोर्टेंस कहते हैं, जैसे बालक के विकास में दोनों का समान योगदान है। जितनी अच्छी अनुवांशिक क्षमता होगी उतना ही अधिक विकास संभव होगा, जितना अच्छा पर्यावरण होगा उतना ही अधिक क्षमता विकसित होगी। ठीक, अब देखा जाए अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के पारस्परिक इंटरडिपेंडेंस क्या है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, सपोर्टिव एवं कोऑपरेटिव होते हैं। यदि किसी बच्चे में जन्मजात बौद्धिक क्षमता कम है तो केवल अच्छा वातावरण उसे असाधारण प्रतिभाशील नहीं बना सकता। यदि किसी बच्चे में उच्च बौद्धिक क्षमता है लेकिन उसे उचित शिक्षा, पोषण और अवसर नहीं मिलते
तो उसकी क्षमता पूर्ण विकास नहीं पाएगा। इसलिए व्यक्ति को संपूर्ण विकास जीन और पर्यावरण एनवायरनमेंट दोनों का एक संयुक्त प्रक्रिया का परिणाम होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा डिफ़िकल्टी टू सेपरेट, दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। यदि यह मनोविज्ञान का मत है कि व्यवहार और आनुवंशिक और पर्यावरण के प्रभाव को पूरी तरह से अलग करना असंभव, इम्पॉसिबल है। दोनों एक साथ कार्य करते हैं, दोनों का प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा रहता है। किसी भी व्यवहार में दोनों का योगदान रहता है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए देखा जाए क्या महत्व है। स्वास्थ्य शिक्षा में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों की समझ अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ कार्यक्रम की योजना बनाने में सहायता मिलता है। न्यूट्रिशन पोषण सुधार कार्यक्रम अधिक प्रभावी बनाने के लिए मानसिक मेंटल हेल्थ को बेहतर बनाने में मदद मिलता है, और जेनेटिकल डिसऑर्डर की रोकथाम एवं परामर्श जेनेटिक काउंसिल देने में भी संभव होता है। और हेल्थी लाइफ स्टाइल को बढ़ावा मिलता है और हेल्दी बिहेवियर परिवर्तन लाने में भी सहायता करता है। तो नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के इसके क्या है निष्कर्ष, क्या है साइकोलॉजी में। तो इसके मानव विज्ञान एवं पर्यावरण की उपज है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज ए प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऐसा बोला जाता है। यानी कि मनोविज्ञान साइकोलॉजी के अनुसार बालक का विकास केवल आनुवंशिक हेरिडिटी या केवल पर्यावरण इन्वायरमेंट का परिणाम नहीं होता, बल्कि दोनों का एक कंबाइंड संयुक्त और पारस्परिक इंटरएक्टिव प्रभाव का परिणाम है। बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक बालक अपने जन्मजात क्षमता इनेट एबिलिटी आनुवंशिकता से प्रभाव प्राप्त करता है। इन क्षमताओं को पूर्ण विकास उचित पर्यावरण इन्वायरमेंट में ही संभव है। केवल अच्छी आनुवंशिकता गुड हेरिडिटी होने से सफलता सुनिश्चित नहीं होती है। केवल अच्छा पर्यावरण गुड इन्वायरमेंट भी पर्याप्त नहीं है कि यदि जन्मजात क्षमता सीमित हो। मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए दोनों का समान योगदान आवश्यक। अब देखा जाए इसके कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे तथ्य दिए हैं, जैसे यदि आनुवंशिक आधार फाउंडेशन है तो पर्यावरण भवन स्ट्रक्चर है, ऐसा मतलब इसको बोला जाता है फाउंडेशन और स्ट्रक्चर के रूप। यदि आनुवंशिक सीड है तो पर्यावरण मिट्टी जल पोषण और सॉइल वाटर न्यूट्रिशन यह किसी एक की अनुपस्थिति में संतुलित विकास बैलेंस डेवलपमेंट संभव नहीं है। अब आते हैं इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, दोनों एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, सपोर्टिव हैं। प्रतिभाशाली यानी गिफ्टेड बालक यदि प्रतिकूल वातावरण में अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में पड़ जाता है तो उसकी प्रतिभा क्या होता है पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है। सामान्य क्षमता वाला बालक भी अच्छे विद्यालय स्कूल परिवार फैमिली ट्रेनिंग या मोटिवेशन से उत्कृष्ट अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। अब इम्पॉर्टेंस हेल्थ एजुकेशन में क्या है, अब स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए यहाँ पे जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट में फिजिकल और मेंटल जो विकास विकास होता है कमज़ोर, जैसे ये सब आनुवंशिक और पर्यावरण के कारण जो जैसे यहाँ पे माल न्यूट्रिशन लेक ऑफ एजुकेशन पॉवर्टी पुअर सैनिटेशन लेक ऑफ हेल्थ सर्विसेज सॉइल डिस्क्रिमिनेशन सोशल डिस्क्रिमिनेशन सामाजिक भेदभाव और भावनात्मक उपेक्षा इमोशनल नेग्लेक्ट, ये सब हैं। आनुवंशिक रोगों की रोकथाम प्रिवेंशन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर में, जैसे यदि किसी व्यक्ति को आनुवंशिक रोग है जेनेटिकल डिसऑर्डर है और स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी उसे हेल्थ एजुकेशन स्क्रीनिंग करा सकता है, आनुवंशिक परामर्श भी दे सकता है और स्वास्थ्य जीवन शैली हेल्थी लाइफ स्टाइल भी बता सकता है और नियमित रेगुलर चेकअप भी करा सकता है। ये सब जोखिमों से को कम किया जा सकता है उसको अगर अच्छे नॉलेज है तो। समुदाय में जागरूकता कम्युनिटी अवेयरनेस जो है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को लोगों को यह समझाना चाहिए कि परिवार में रोग होना का अर्थ यह नहीं कि रोग निश्चित रूप से होगा। ठीक है, किसी परिवार में अगर है तो ऐसा वो समझाता है, जैसे बैलेंस डाइट लेके रेगुलर एक्सरसाइज स्ट्रेस मैनेजमेंट टाइमली ट्रीटमेंट हेल्थी लाइफ स्टाइल बना के हम आनुवंशिक रोग से भी एक तरह से उसे कम किया जा सकता है। ठीक, तो इसके बाद देखा जाए आते हैं हम लोग प्रशिक्षीकरण यानी कि परसेप्शन
का अर्थ यानी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर को लिए क्या जरूरी है, परसेप्शन। तो प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन जो सिलेबस में दिया है उसके देखा साइकोलॉजी की एक महत्वपूर्ण संज्ञात्मक मानसिक प्रक्रिया यानी कि कॉग्निटिव मेंटल प्रोसेस होता है। यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने ज्ञानेंद्रियों यानी सेंस ऑर्गन से प्राप्त संवेदनाओं, सेंसेशन और मीनिंगफुल एवं संगठित ऑर्गेनाइज रूप से समझता है। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें, केवल किसी वस्तु को देखना, सुनना, सूंघना, चखना या स्पर्श करना पर्याप्त नहीं है, जब मस्तिष्क उन संवेदनाओं की व्याख्या इंटरप्रिटेशन करके उनका अर्थ समझाता है तब उसे प्रत्यक्षीकरण एक परसेप्शन कहते हैं। तो ये परसेप्शन का हो गया। अब प्रत्यक्षीकरण प्रोसेस ऑफ परसेप्शन क्या है? प्रत्यक्षीकरण की शुरुआत यानी परसेप्शन संवेदना सेंसेशन से होता है। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो परसेप्शन है उसके संवेदना कहाँ से होता है? सेंसेशन से मतलब स्टार्ट होता है। प्रक्रिया क्या है? जैसे स्टिमुलस यानी कि उद्दीपन, ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन और सेंसेशन आएगा, मस्तिष्क द्वारा इंटरप्रिटेशन किया गया, फिर वो परसेप्शन उसका आएगा। ठीक, जैसे प्रत्यक्षीकरण की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक परसेप्शन क्या है? जैसे सेंसेशन पर आधारित होता है। सबसे पहला, बिना संवेदन के प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। यदि अर्थपूर्ण यानी मीनिंगफुल होता है, व्यक्ति वस्तु का केवल अनुभव नहीं करता बल्कि उसका अर्थ भी समझाता है। यह संगठित ऑर्गेनाइज होता है। मस्तिष्क बिखरी हुई सूचनाओं को एक संपूर्ण होल पैटर्न में व्यवस्थित करता है। यह पूर्व अनुभव यानी पोस्ट एक्सपीरियंस से प्रभावित होता है। व्यक्ति अपने पिछले ज्ञान, नॉलेज और अनुभव एक्सपीरियंस के आधार पर वस्तुओं की पहचान करता है। ठीक है। संवेदना एवं प्रत्यक्षीकरण में अंतर क्या है? डिफरेंस बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन। ठीक, आप देखिए संवेदना यानी सेंसेशन और प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन प्रारंभिक मानसिक क्या है? प्रक्रिया। उच्च मानसिक प्रक्रिया केवल उद्दीपक का अनुभूति का अर्थ है, यानी कि समझना जो यहाँ पे रॉ मटेरियल रहता है उसे मीनिंगफुल एक्सपीरियंस जो होता है उसी का। जैसे एग्जाम्पल, यदि किसी व्यक्ति को केवल गुलाब की खुशबू स्मेल ऑफ रोज महसूस होता है तो यह क्या है? सेंसेशन है। लेकिन यदि वह पहचान ले कि यह गुलाब रोज की खुशबू है तो यह क्या है? परसेप्शन है। तो ये परसेप्शन और मतलब सेंसेशन में डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट आते हैं डिफिनीशन ऑफ परसेप्शन। तो डिफिनीशन देखा जाए परसेप्शन के अलग अलग लोग दिए थे, जैसे यहाँ पे वुडवर्थ हैं। यानी प्रत्यक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति संवेदनाओं को अर्थपूर्ण अनुभव मीनिंगफुल एक्सपीरियंस में परिवर्तित करता है। जैसे संवेदना सेंसेशन केवल कच्ची सामग्री रॉ मटेरियल होती है, मस्तिष्क ब्रेन उन्हें व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करके अर्थ प्रदान करता है। इसे अर्थपूर्ण अनुभव को भी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। नेक्स्ट देखा जाए दूसरे यहाँ पे चार्ल्स आसगुड है, चार्ल्स ई आसगुड है। चार्ल्स ई आसगुड ने क्या बोला? प्रत्यक्षीकरण परिस्थितियों यानी कि सिचुएशन के ऐसे समूह का अनुभव है जो यहाँ सेंसरी एक्सपीरियंस और चेतना कॉन्सेशन के बीच मध्यस्थता करता है। जैसे बाहरी जो स्टिमुलेशन है पहले संवेदना उत्पन्न करती हैं, उसके बाद वो मस्तिष्क में जाती है, फिर कॉन्सेशन होती हैं, फिर उसका अर्थ बताती हैं, इंटरप्रिटेशन करके हमें बताती हैं। अब हेल्थ एजुकेशन में प्रत्यक्षीकरण का क्या यूज है? तो स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए लोग स्वास्थ्य संदेश यानी कि हेल्थ मैसेज को कैसे समझते हैं उनके प्रत्यक्षीकरण पर निर्भर करता है। जैसे वैक्सीनेशन, टीकाकरण, पोषण, न्यूट्रिशन, स्वच्छता, सैनिटेशन से जुड़े संदेशों को सही व्याख्या आवश्यक है। गलत प्रत्यक्षीकरण यानी कि मिस परसेप्शन अफवाह, र्यूमर एवं स्वास्थ्य संबंधी मिथ्याओं या मेंटल मिथ को जन्म देती है, जिसे प्रभावित IEC, BCC, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन कार्यक्रम सहित प्रत्यक्षीकरण विकसित करने में सहायता करता है। अब आते हैं हम लोग प्रत्यक्षीकरण के प्रमुख विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ परसेप्शन एंड साइकोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं। अब परसेप्शन केवल
संवेदना का अनुभव नहीं है, बल्कि यह जटिल मानसिक कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस है जिसके माध्यम से व्यक्ति बाहरी उद्दीपकों यानी कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल एवं संगठित ऑर्गेनाइज रूप से समझाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं कि जैसे कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस यानी जटिल मानसिक प्रक्रियाएं। प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन एक जटिल कॉम्प्लेक्स मानसिक प्रक्रिया है। इसमें सबसे पहले किसी उद्दीपक स्टिमुलस का प्रभाव ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन पर पड़ता है। इसके बाद वह उत्पन्न स्नायु या नर्व इम्पल्स की मस्तिष्क ब्रेन तक पहुंचाते हैं। मस्तिष्क इन संकेतों को पूर्व अनुभव, पोस्ट एक्सपीरियंस यानी कि ज्ञान, नॉलेज, स्मृति, मेमोरी के आधार पर अर्थ प्रदान करता है। उदाहरण जैसे यदि किसी व्यक्ति को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है तो केवल आवाज़ सुनना संवेदन सेंसेशन है, जबकि यह समझना कि यह विद्यालय की घंटी है ये प्रत्यक्ष परसेप्शन है। ये दोनों में बातों में आप डिफरेंस करके चलिएगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरा, चयनात्मक प्रक्रिया यानी कि सेलेक्टिव प्रोसेस क्या है। मनुष्य के सामने अनेक उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस एक साथ उपस्थित रहते हैं, परंतु वह सभी पर समान ध्यान या अटेंशन नहीं देता। व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं, नीड, रुचि, इंटरेस्ट, मोटिवेशन, प्रेरणा तथा मानसिक स्थितियों, मेंटल सेट के अनुसार कुछ विशेष उद्दीपकों का चयन करता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, एक भूखा व्यक्ति बाजार में सबसे पहले भोजन की दुकान की ओर ध्यान देता है, जबकि कपड़े खरीदने वाला व्यक्ति वस्तुओं की दुकान पर ही अधिक ध्यान देता है। इसके बाद देखा जाए आकृति, यहाँ पृष्ठभूमि आधारित प्रक्रिया क्या है, फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप क्या है। प्रत्यक्षीकरण सदैव फिगर यानी कि आकृति और पृष्ठभूमि ग्राउंड के आधार पर होता है। जिस वस्तु पर हमारा ध्यान केंद्रित होता है या वह आकृति फिगर कहलाता है। जिस आधार पर पृष्ठभूमि पर वह दिखाई देता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, ग्राउंड कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रात के आकाश में चंद्रमा और तारे, मून और स्टार आकृति हैं, जबकि स्काई आकाश पृष्ठभूमि है। स्वास्थ्य शिक्षा में पोस्टर का मुख्य संदेश फिगर है और पोस्टर का रंग या बैकग्राउंड क्या होता है, उसका एक ग्राउंड होता है। ठीक है, अब समग्र प्रक्रिया है, होलिस्टिक प्रोसेस क्या है इसके, उस पे आते हैं। अब होलिस्टिक प्रोसेस में देखा जाए यहाँ पे वही गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट है के अनुसार व्यक्ति वस्तुओं को अलग अलग भावों में नहीं बल्कि संपूर्ण रूप से होल पैटर्न में देखता है, संपूर्ण रूप से देखता है। उदाहरण, जब हम मेज टेबल देखते हैं तो उसके चारों पैर और ऊपर रखा तख्ता अलग अलग नहीं देखते बल्कि पूरे मेज को एक इकाई होल ऑब्जेक्ट के रूप में पहचानते हैं। आत्मगत प्रक्रिया यानी सब्जेक्टिव प्रोसेस। अब प्रत्यक्षीकरण एक आत्मगत सब्जेक्टिव प्रक्रिया है। ये भी आपको इम्पॉर्टेंट है कि एक वस्तु या घटना को अलग अलग व्यक्तियों अपने अनुभव, ज्ञान, भावनाओं तथा दृष्टि को एटीट्यूड के द्वारा अलग अलग अर्थ दे सकता है। जैसे एक व्यक्ति इंजेक्शन किसी छोटे बच्चे के लिए भय का कारण हो सकता है, जबकि स्वास्थ्य कर्मी हेल्थ वर्कर के लिए यह रोग निवारण क्या है, डिजीज प्रिवेंशन प्रभावी साधन है। स्थिरता की विशेषता यानी कि परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी क्या है, प्रत्यक्षीकरण में कंसिस्टेंसी पाई जाती है। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु की दूरी, डिस्टेंस, प्रकाश, लाइट और पोजीशन बदलने पर भी व्यक्ति सामान्य उसे उसी रूप से पहचानता है। जैसे दिन के प्रकाश यानी कि डे लाइट और शाम के प्रकाश इवनिंग लाइट में भी कोयला काला ही दिखाई देता है। दूर खड़ी कार छोटी ही दिखाई देती है, लेकिन हमें पता रहता है कि उसका वास्तविक आकार नहीं बदल रहा है। अब देखा जाए हेल्थ एजुकेशन में महत्व क्या है इसके, यानी कि प्रभावी हेल्थ कम्युनिकेशन के लिए फिगर ग्राउंड डिजाइन आवश्यक है। जैसे पोस्टर, चार्ट और फ्लिप बुक जो हम बनाते हैं मुख्य संदेश को उभार कर लिखना रहता है। समुदाय की धारणा क्या है, परसेप्शन समझने के लिए बिहेवियरल चेंज कम्युनिकेशन BCC सफल नहीं हो सकता है। स्वास्थ्य हेल्थ मैसेज
और सरल, स्पष्ट, क्लियर तथा अट्रैक्टिव होना चाहिए ताकि सही उसका परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण हो। ठीक, अब देखा जाए यहाँ पे लॉ ऑफ परसेप्शन कुछ दिए हैं। तो लॉ ऑफ परसेप्शन में कुछ हमें यहाँ पे मिलेगा। सबसे पहले परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण में हमारा मस्तिष्क बाहरी उद्दीपकों स्टिमुलस को कुछ निश्चित नियम लॉ के आधार पर व्यवस्थित ऑर्गेनाइज करता है। इन नियमों को गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट ने प्रतिपादित किया। ये नियम बताते हैं कि व्यक्ति अलग अलग सूचनाओं को किस प्रकार एक अर्थपूर्ण मीनिंगफुल होल में समझता है। देखा जाए ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा और है तो ये कंप्लीट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन दूसरे पार्ट में करेंगे। प्रकृति यानी कि पृष्ठभूमि संबंध, जैसे फिगर ग्राउंड रिलेशनशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यह प्रकृति प्रशिक्षण का सबसे फंडामेंटल नियम है और विजुअल सेंस को दो भागों में बांटता है, जिसमें फिगर हो गया वह भाग जिस पर हमारा ध्यान अटेंशन केंद्रित होता है। ग्राउंड वह आधार जिसके सामने आकृति दिखाई देता है, जैसे आकृति सामान्य, क्लियर है, वेल डिफाइंड है, आसानी से याद रखने वाला हो, मेमोरेबल हो, ये सारी चीज़ें। उदाहरण, यदि किसी पोस्टर पर बड़े अक्षर यानी कि टीकाकरण आवश्यक कराएं यानी गेट वैक्सीनेटेड लिखा हो, पीछे हल्के लाइट बैकग्राउंड का प्रयोग किया हो, तो मुख्य संदेश क्या फिगर तथा उसका पृष्ठभूमि कलर हो जाएगा, तो ग्राउंड हो जाएगा। अब आते हैं हेल्थ एजुकेशन में उपयोगिता क्या है इसके। जैसे ये हेल्थ मैसेज बनाने में उपयोगिता होता है। दूसरा यहाँ पर लॉ प्रॉक्सिमिटी होता है, निकटता का नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तुएं उद्दीपक यानी कि स्टिमुलस एक दूसरे के निकट क्लोज टूगेदर होते हैं, उन्हें व्यक्ति एक ही समूह ग्रुप का मानता है। जैसे यदि कोई बिंदु डाट का पास पास रखे जाए तो वह अलग अलग न दिखाई देकर एक समूह के रूप में दिखाई देगा। जैसे यदि टीकाकरण वैक्सीनेशन का तारीख, डेट, टाइम और वैल्यू को पोस्टर पर एक साथ लिखा जाए तो लोग उन्हें एक सूचना के रूप में आसानी से समझते हैं। यदि यह सूचना अलग अलग स्थानों पर लिखी जाए तो संदेश कम प्रभावित हो सकता है। स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोग क्या है, वही इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन में है इसमें। और दूसरा यहाँ पे लॉ ऑफ सिमिलरिटी भी होता है, समानता का नियम। और इस नियम के अनुसार जिन वस्तुओं में रंग, कलर, आकार और शिक्षा, डायरेक्शन, शैली समान होते हैं उन्हें व्यक्ति एक ही समूह का भाग मानता है। जैसे क्रिकेट मैच में खिलाड़ी अपनी जर्सी के रंग के आधार पर अलग अलग टीमों के रूप में पहचाने जाते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में देखा इंफॉर्मेशन एजुकेशन और कम्युनिकेशन सामग्री तैयार करने में, जैसे मैटरनल हेल्थ से जुड़े, चाइल्ड हेल्थ से जुड़े, न्यूट्रिशन, टीकाकरण से जुड़े, ये सब आप उसे मतलब क्लियर कर सकते हैं, रिकॉल करने। निरंतरता के नियम, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, ठीक है। तो गुड कंटिन्यूएशन के नियम के अनुसार व्यक्ति किसी आकृति, रेखा, लाइन, पैटर्न को टूटे हुए भाग के रूप में नहीं बल्कि एक निरंतर कंटिन्यूअस फ्लो के रूप में देखने की प्रवृत्ति रखता है। हमारे मस्तिष्क वस्तु को क्रमबद्ध यानी सिक्वेंशियल एवं जुड़े हुए रूपों में समझना पसंद करता है। इसीलिए हम लोग चैप्टर जब पढ़ते हैं पूरा चैप्टर को करते हैं जिससे हमारा मस्तिष्क सिक्वेंशियल में उसे ऑर्डर में अरेंज कर लें। हेल्थ एजुकेशन स्टेप बाय स्टेप प्रस्तुत करते हैं, जिसमें हम लोग जैसे हाथ धोने के कारण स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग, ORS हो गया, प्रिपरेशन ऑफ ORS, ANC चेकअप शेड्यूल जो है, वैक्सीनेशन शेड्यूल हो गया, TB ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, ये सब। और स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उपयोगी क्या है, वही सिक्वेंशियल ऑर्डर में, फ्लो चार्ट में, स्टेप वाइज इलस्ट्रेशन, मेमोरी, मतलब क्रमबद्ध लंबे समय तक स्मृत रहे। जैसे पूर्णता का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर जो है, क्लोजर के नियम के अनुसार व्यक्ति अधूरी आकृति यानी इनकम्प्लीट फिगर अथवा अपूर्ण सूचना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन को भी अपने अनुभूति, एक्सपीरियंस और मानसिक संगठन, मेंटल ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर पूर्ण रूप से समझने का प्रयास करता है। यदि किसी वृत्त, सर्कल का छोटा भाग गायब हो तब भी हम उसे वृत्त को पहचान सकते हैं नहीं।
स्वास्थ्य शिक्षा में उपयोग क्या है, हेल्थ मैसेज में अधूरा छोड़ दिया तो लोग अपनी धारणा, बिलीफ, अफवाहें, र्यूमर और प्रेजुडिस के आधार पर पूरा कर लेते हैं। यदि टीकाकरण वैक्सीन के लाभ बताया जाए तो लेकिन संभावना उसे मतलब माइनर साइड इफेक्ट भी स्पष्ट न बताया जाए तो लोग गलत धारणा विकसित कर लेते हैं। तो इसी तरह से देखा जो स्वास्थ्य संदेश कंप्लीट और क्लियर होना चाहिए। आधी अधूरी जानकारी कन्फ्यूजन और फेयर उत्पन्न करती हैं। इसके बाद देखा जाए लॉ ऑफ कॉमन फेट या डायरेक्शन हो गया, यानी कि समान गति और समान दिशा नियम। इस नियम के अनुसार जो वस्तुएं एक दिशा यानी डायरेक्शन में चलती हुई समान गति कॉमन मूवमेंट से कार्य करती दिखाई देती हैं, उन्हें व्यक्ति को हम लोग ग्रुप का भाग माना जाता है। जैसे सामूहिक स्वच्छ अभियान यानी क्लीननेस ड्राइव, वैक्सीनेशन रैली, न्यूट्रिशनल अवेयरनेस कैंपेन, ये सब कम्युनिटी बेस्ड रहता है। इसमें कलेक्टिव बिहेवियर चेंज हो गया, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और सोशल एक्सेप्टेंस हो गया। अब देखा जाए 7 है श्रेष्ठ आकृति का यहाँ पर प्रयोग में जो लॉ ऑफ प्रेग्नेज, लॉ ऑफ गुड फॉर्म है। तो प्रेग्नेज का जो जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ आकृति, गुड फॉर्म, सरल सिंपल यानी कि बैलेंस एवं बेस्ट ऑर्गेनाइज फॉर्म, सर्वोत्तम रूप से। इस नियम के अनुसार मस्तिष्क जटिल उद्दीपकों यानी कॉम्प्लेक्स स्टिमुलाई को सबसे सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित संतुलित रूप से ग्रहण करने में प्रवृत्त रखता है। उदाहरण जैसे यहाँ पे यदि किसी पोस्टर में कम शब्द, लेस टेक्स्ट हैं, स्पष्ट क्लियर इमेज है, आकर्षक रंग, बैलेंस क्लोजर है, तो सरल सिंपल मैसेज है और लोग उसे जल्दी समझते हैं और अधिक समय तक याद रखते हैं। ठीक है। अब देखें स्वास्थ्य शिक्षा में क्या है, इसके जैसे संदेश आप भेज रहे हैं सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स ग्राफिक बहुत ज़्यादा नहीं हो, डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं होना चाहिए, यही सब इसके मतलब एप्लीकेशन देखा जाए परसेप्शन हेल्थ एजुकेशन में क्या है, तो परसेप्शन के नियम जो है स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य शिक्षा का उद्देश्य केवल जानकारी इन्फॉर्मेशन देना नहीं बल्कि लोगों तक स्वास्थ्य संदेश, हेल्थ मैसेज इस प्रकार पहुंचाना कि उसे सही ढंग से समझें और स्वीकार करें, अपनी व्यवहार बिहेवियर में अपनाएं। यही है। जैसे इम्पॉर्टेंस ऑफ परसेप्शन क्या है, प्रत्यक्षीकरण के सिद्धांतों का उपयोग करके स्वास्थ्य संदेशों को अधिक प्रभावित, इफेक्टिव, आकर्षक, अट्रैक्टिव और यादगार मेमोरेबल बनाया जा सकता है। सही जानकारी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूजन, अफवाह, रूमर को रोकता है और बिहेवियर चेंज को बढ़ाता है, कम्युनिकेशन पार्टिसिपेशन भी बढ़ता है, हेल्थ प्रोग्राम को सफल बनाता है। स्वास्थ्य शिक्षक के देखा जाए यहाँ प्रत्यक्षीकरण के उपयोग क्या है, वही स्लोगन डिजाइन बनाना, जैसे बार बार आया, ट्रेनिंग मॉड्यूल वगैरह बनाना, ये सब आप कर सकते हैं। फ्लिप बुक और चैट बुक बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। जोखिम संचार जैसे रिस्क कम्युनिकेशन में एपिडेमिक हो गया, डिजास्टर हो गया, र्यूमर हो गया, ट्रस्ट, ये सब को मतलब बढ़ाने के लिए, र्यूमर को कम करने के लिए, पैनिक वगैरह घबराने में, टीकाकरण में, कंपेनियन में डेट टाइम ये सब बढ़िया से, कलर कोडिंग, सिक्वेंशियल ये सब, न्यूट्रिशन एजुकेशन में बैलेंस डाइट, हेल्थी अनहेल्थी फूड क्या है, कलर पोस्टर का उपयोग किया जाता है। और स्वच्छता अभियान जैसे क्लीननेस कैंपेन में हाथ धोने के 6 स्टेप ऑफ हैंड वॉशिंग चित्र सहित दिखाया जाए, और जो टॉयलेट यूज कैसे करना, वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करना, आईईसी सामग्री का उपयोग कैसे करना, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी में सरल संदेश देना, मोटिवेशनल इमेज देना, स्टिग्मा, ये सब कम करता है सब संदेश। उसके बाद काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में व्यक्ति की आवश्यकता, नीड के अनुसार संदेश देना, इजी लैंग्वेज का उपयोग करना, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, और मतलब सबसे ज़रूरी है रिपोर्ट बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे विश्वास भी, आपको ट्रस्ट बिल्डिंग भी करना रहेगा। स्वास्थ्य शिक्षा में व्यवहारिक उदाहरण क्या है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जैसे हाथ धोना, हैंड वॉशिंग, सभी चरण स्टेप क्रमवार दिखाना होगा, पिक्चर में बनाना होगा, और वैक्सीन ये सब, न्यूट्रिशन ये सब आप अलग कैसे करना है ऊपर हमने दिया। प्रत्यक्षीकरण में देखा प्रमुख नियम क्या है, तो हमने प्रमुख नियम जैसे आकृति और फिगर ग्राउंड वाले रिलेशनशिप हमने बताया था ऊपर, और लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी हमने पढ़ लिया, लॉ ऑफ सिमिलरिटी ये सब हमने कर लिया, लॉ ऑफ गुड कंटिन्यूएशन, लॉ ऑफ क्लोजर ये सब हमने
कर लिया, तो ये सब रिपीटेड है फिर से। और प्रत्यक्षीकरण की प्रमुख विशेषताएं कॉम्प्लेक्स मेंटल प्रोसेस को अच्छा करने के लिए, और ये सब हम सेलेक्टिव प्रोसेस वगैरह पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो होलिस्टिक प्रोसेस क्या है, सब्जेक्टिव प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो ये सब अगर आपको थोड़ा सा और पढ़ना हो तो आप मतलब पढ़ सकते हैं। सब हमने कंप्लीट कर दिया, तो पहला यूनिट हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो गया। फर्स्ट देखिए साइकोलॉजी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लंबा रहता है और परसेप्शन थोड़ा सा मतलब साइकोलॉजिकल है, तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसका अलग से ही परसेप्शन का अलग से फिगर वाइज हम समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।